ओके, अस्सलाम वालेकुम। अम, अच्छा जी, अब हम ISLM वाले टॉपिक के ऊपर थे, ISLM कर्व्स वाले टॉपिक पे, ठीक है? इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स का तकरीबन सबसे मुश्किल टॉपिक यही है, कंफ्यूजिंग है काफ़ी। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कुछ बैकग्राउंड वीडियोज़ भी आपको करवा रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस पे असाइनमेंट नंबर 6 आपने अटेम्प्ट करनी है, ठीक है? तो अ, अब ये है कि उसको अटेम्प्ट करने के लिए और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है मिड टर्म में ये आ रहा है, लास्ट टॉपिक है मिड टर्म से पहले का, तो हो सकता है मैं आपको थोड़े से कंसेप्चुअल किसी भी क्वेश्चन हो, इसलिए आपको टॉपिक बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले मैं आपको ये वीडियोस दिखा रही हूँ जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। इन्हीं चीज़ को मैंने इस पे नोट्स भी बनाए हैं जो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में से निकाले। मैंने दोबारा से नोट्स में इन चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये वीडियोस भी देख लें, ये इसकी बैकग्राउंड वीडियोस हैं, ये भी आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इन डेप्थ समझने में, क्लैरिटी के साथ समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एक ही चीज़ को जब 2 डिफरेंट तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो होपफुली आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो रटना क्या, किसी से कॉपी करना ही होगा। आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट अस लुक एट दिस वीडियो। ये मैंने खान अकेडमी की साइट से जो है वो किया है। हाँ, और IS की के रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैं पहले कर चुकी हूँ और अब ये वाली जो वीडियो है ये है LM वाले पार्ट के साथ, ठीक है? IS वाली चीज़ जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की थी, उसके अंदर मैंने एक कीन्सियन क्रॉस आपके साथ आपको एक्सप्लेन किया था। वो भी आप दोबारा से देख लें, पिछली वाली वीडियो भी देख लें, ये वाली वीडियो भी देख लें, ठीक है? इसको समझने के लिए वो भी ज़रा आपको एक दफ़ा देखनी पड़ेगी। इस वीडियो के शुरू में ये पिछली चीज़ का थोड़ा-सा रिकैप देगा। तो जैसे पहले मैंने किया था, मैं रोक-रोक के इसको बीच में आपको थोड़ा एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में भी करूँगी। We've already studied the IS curve in some detail, and just as a bit of a review here, it's just relating real interest rates to real GDP. Let me just write that as Y, real GDP. And the relationship, there's two ways we've viewed it. One is real interest rates driving investment, which drives real GDP, or I should say real interest rates driving planned investment, which drives real GDP. And if you have a high real इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आपकी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्योंकि एज अगेंस्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो कि आर के ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो जैसे ही आर जो है वो घटता है उसकी वजह से प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से जो है वो अ, आपकी वाई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जीडीपी, जीडीपी भी रिप्रेजेंट कर रहा है और नेशनल इनकम, दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों आपका जीडीपी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो आपका IS कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि इन्वेस्टमेंट आज जब कम होगा तो प्लान इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और प्लान इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ेगा। और इस लिंक के थ्रू जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें वो डाउनवर्ड स्लोपिंग real नजर interest rate, then you're not going to have as much planned investment. And if you looked at our Keynesian cross, it's pretty clear that if you don't have as high planned investment, you will not have as high of a GDP, and so or high of a real GDP. And similarly, if you have a low real interest rate, you'll have more planned investment, and you will have a higher real GDP. And so our IS curve looks like this. Our IS curve is downward sloping. And it's easier for me to draw dotted lines. So that right over there is our IS curve. Stands for investment savings curve. This right here is taking it much more from the investment side, how real interest rates drive investment. You could also view it from the other angle. You could view how real GDP drives savings, which drives interest rates. And that interpretation, at low levels of GDP, you have less savings. अब ये दूसरा रीजन यहाँ पे आपको दे रहा है, दूसरा रीजन दे रहा है ऑफ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग IS कर्व, ठीक है?
एक रीज़न जो यूजुअली जो ज़्यादातर जो बुक्स में डिस्कस होता है और ज़्यादातर लिटरेचर में डिस्कस होता है, ये ऊपर वाला रीज़न है, ठीक है? कि जो आपके अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो उसकी वजह से प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती है और उसकी वजह से आपकी जीडीपी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है? यानी देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो और जीडीपी हाई है। ठीक है? ये वाला जो लॉजिक है ये ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन कभी-कभी ये लॉजिक भी दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? जब जीडीपी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी, जीडीपी अगर इनकम के तौर पे देखें, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सेव कर सकेंगे। जब ज़्यादा सेव कर सकेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग की जो प्राइस है वो उसको इंटरेस्ट रेट भी कहा जा सकता है। बहुत सारी सेविंग है, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा हाई होने की ज़रूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ सेविंग इज अवेलेबल। और इसी तरह जब कम होगा तो सेविंग जो है वो आपकी सेविंग भी कम होगी। जब कम आउटपुट होगा, कम इनकम होगी, सेविंग कम होगी और इसीलिए बहुत सारे इंटरेस्ट रेट का हाई होना ज़रूरी होगा इस थोड़ी सी सेविंग को अट्रैक्ट करने That's essentially there is less excess capital to go around, and so it is scarce. The price of that is expensive, and the price of money is interest rates, and if we're dealing in real terms, real interest rates, and so it would be high. And if you have higher GDP and everything else is held constant, if government spending is held constant, consumer spending will go up, but it won't go up as high as GDP. You're going to have more savings. There's more stuff to lend around, and so the price of that's asked for lending that money will go down, and that price is real interest rates. So these are two ways of viewing it. This is kind of the savings driven way, and this is the real interest rates driving investment. And so that's why it's called the IS curve, investment savings curve. Now what I want to talk about is the LM curve. LM. So let me draw a little line over here, although I'm going to plot it on top of this so that we can start thinking about the equilibrium level of real interest rate and real GDP. ये जो है ना, ये आपको दोनों चीज़ों को साथ-साथ बना रहा है, तो कन्फ्यूज़िंग है। मेरा ख़्याल में इसको एलएम को अलग से दिखाना चाहिए था और इक्विलिब्रियम जो है उसको बाद में दिखाना चाहिए। जो मैंने नोट्स बनाए उसमें ऐसे ही किया है कि आईएस को अलग से डिराइव किया है, एलएम को अलग से डिराइव किया और फिर उसका इक्विलिब्रियम दिखाया। बट ख़ैर एनीवे इसने इसके ऊपर ही जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया एलएम को, ताकि इक्विलिब्रियम एक साथ ही जो है वो आपको दिखा दे। So the LM curve, LM stands for liquidity preference money supply. Liquidity preference money supply. Money supply. And liquidity preference, it sounds kind of like a fancy thing, but it's actually a लिक्विडिटी प्रेफरेंस को डिमांड फॉर मनी भी कह सकते हैं और सप्लाई फॉर मनी। इन दोनों मार्केट का के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलएम, तो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। तो अब वो उसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। इसने उसका टर्म लिक्विडिटी प्रेफरेंस यूज किया जो बड़ा कॉमनली लिटरेचर के अंदर यूज होता है। ऐसे इसको जो है ना वो डिमांड फॉर मनी भी कहा जा सकता है। it's a very basic idea. And this is if we hold real money constant. And when I talk about real money, actually, let me clarify here. If I talk about real money, we're talking about the amount of money in supply. ये रियल मनी वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहा है ये दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है? रियल मनी ये आप समझें, इसकी डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि ये रियल मनी है। If we adjust for something like inflation. So you could measure real money in the US, you could measure it as base money or maybe the total amount of Federal Reserve notes or M0. You could measure it as M0 divided by the CPI. And so maybe M0 goes up, but if the CPI goes up by the same amount, by the same percentage, then you're not going to have a change in real money. If M0 goes up without prices increasing, then real money has gone up. If M0 stays constant but prices have increased, then real money has gone down. But all liquidity preference is describing is if we assume this is constant, so at any given level here, so assume constant, then the more economic activity that there is,
the more demand that there is for that money, and so there will be higher real interest rates. People will be willing to. ठीक है. अब LM कर्व की शेप को समझने के लिए ज़रूरी है आपको बात समझ में आए कि ये जो आपकी रियल मनी है, इट इज़ गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, रियल मनी आपकी कांस्टेंट आपको नजर आ रही है. अगर कांस्टेंट इसके पीछे ये असम्पशन है कि रियल मनी जो है वो कांस्टेंट है. To pay higher prices for that money in real terms. So all it's saying is if you have very, So in other words, ये जो मनी है ना, ये आपकी करेंसी है और ये जो मनी है ना, ये आपकी प्राइसेस हैं. तो अगर आपकी मनी फॉर एग्जांपल जो स्टेट बैंक है वो पैसे ज़्यादा छाप रहा है लेकिन साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो रियल मनी जो है इट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. अगर वो ज़्यादा पैसे छाप रहा है और उसके साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ रही हैं. ठीक है, ये अगर आपकी स्टेट बैंक ज़्यादा पैसे छाप रहा है, प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ रही हैं, तो रियल मनी उतना ही रहेगा. यानी लोगों को जो अपनी काम काज के लिए चीज़ें खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा प्राइस देनी पड़ रही है, तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट है. let's start over here. If you have a lot of economic activity, people will want to hold currency so that they can have transactions. So they have some. अब बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि देखो बात क्या है, इस ग्राफ पे हमने देखना है. LM कर्व जो है वो आपको समझ आना चाहिए कि उसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपकी GDP है और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट है. ये हमने समझना है कि फ्रॉम अ मनी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू when will people part with their money. ठीक है, they will part with their money if there is, for example at this point क्या सिचुएशन क्या है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास जो है वो मनी ट्रांजैक्शंस के लिए जो उनकी डिमांड है मनी वो बहुत ज़्यादा है. वाई? बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर GDP ज़्यादा है which is representing in the money market. And to understand the LM curve, what this point is representing is that there is a lot of economic activity, more GDP reflecting higher level of economic activity. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनको ट्रांजैक्शंस करनी है, चीज़ें बेचनी खरीदनी है, तो उनको ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ेगी. अब मनी, रियल मनी कांस्टेंट है, जैसे बार बार कह रही हूँ, रियल मनी इसमें कांस्टेंट है. रियल मनी इस सिचुएशन के अगर अंदर कांस्टेंट होगा तो जो है वो इंटरेस्ट रियल मनी यहाँ पे कांस्टेंट है और एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और उसकी ट्रांजैक्शंस की जो है ना वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. तो इवन एट very low interest rate, people will accept at very low interest rate, even at very low interest rate, people will accept that जो मनी का लेवल है उसको एक्सेप्ट करें. Some flexibility. The money itself is going to be circulating much more, so there's going to be higher demand for that money. If there's higher demand for that money, people will either be willing to pay more for access to that money, or you're going to have to pay them more for them to give you their money because they really want that liquidity. They really want that access to their money. And the price of money is interest rates. So according for the LM curve, when we think about liquidity preference, holding real money constant, high levels of GDP, a lot of economic activity, people want to have currency, demand for currency is high, so the price of currency is high, which is real interest rates. And so we would have. अब वो जो है वो ड्रॉ कर रहा है LM कर्व. तो इधर पॉइंट जो बता रहा है LM कर्व में, इधर जब ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देने को तैयार होंगे इन ऑर्डर टू गेट द मनी.
have real interest rates high due to liquidity preference. And then on the other side of that, if you have low economic activity, people might say, well, there's not as much demand for currency, there's fewer transactions going on, and so you will have to pay someone less to part with their money, or someone's willing to pay less in order to get access to money. And so at low levels of GDP, according to liquidity preference, you're going to have lower real interest rates. And so our LM curve looks something like this. This is IS in this dotted line yellow, and our LM curve looks something like that. And when you plot these two constraints against each other, the IS is ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसका मतलब क्या है? इस कर्व का मतलब क्या है? LM कर्व से का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये वो लेवल है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, ठीक है? तो थोड़े से इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी जो है वो जितना इंटरेस्ट रेट ये लेवल है, उसके ऊपर जितनी मनी सप्लाई अवेलेबल होगी वो लोगों के लिए मुनासिब। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद क्या है कि लोग जो है वो उनके पास जो मनी की डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे टू गेट द मनी, ठीक है? बिकॉज द रियल मनी सप्लाई इज कांस्टेंट, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि इतनी शदीद डिमांड है उनकी मनी की, क्योंकि बहुत तेजी से आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है, ठीक है? तो इसकी लॉजिक यही है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो है ना वो डिमांड ही नहीं है मनी की, नहीं तो इंटरेस्ट रेट there is not much demand. Over here there is a lot of demand for money, and because the real money supply is fixed, so therefore what happens कि बहुत सारा interest rate भी available होगा तो भी लोग वो पैसा ले लेंगे अपनी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने। telling us a relationship between real interest rates driving investment and how that affects GDP, or how real GDP affects savings affecting real interest rates. It's a different constraint than what liquidity preference is telling us. This is just how much people, as things get better and better, more and more economic activity, people want to hold more money. So these two different constraints, and when you take them both into consideration, you end up with an equilibrium point. There is going to be one point that meets both constraints, and this is the point at which the economy is at equilibrium relative to real interest rates and real GDP. Real interest rates and real. तो आप ये देखें कि ये इसको गुड्स मार्केट कहते हैं, इसको मनी मार्केट कहते हैं। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट जो है उसकी डायनामिक्स ऑपोजिट हैं टू वन अनदर, ठीक है? तो दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर। ये बात प्लीज जहन से निकाल देना, क्योंकि इनकी शक्लें जो हैं वो आपको डिमांड और सप्लाई जैसी लगती हैं कि ये डिमांड और सप्लाई है। नहीं, ये डिमांड सप्लाई नहीं है, इसके पीछे अपनी लॉजिक है ये वाली, ठीक है? इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेरिवेशंस भी हम देखेंगे आगे जाके दोबारा से, ताकि बात समझ में आ जाए। इसी तरह एलएम जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई यानी मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है? तो द थिंग इज कि ये दोनों जो चीजें हैं, मनी मार्केट और गुड मार्केट, ठीक है, इसकी जो ये अपोजिंग है टू वन अनदर in terms of the way that they react to interest rate. तो इनका एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये इन दोनों का इक्विलिब्रियम होगा, और वो जो पॉइंट है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर एक पॉइंट होता है, ठीक है? तो इससे एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी एंड में डिराइव हो सकता है, और वो हम देखेंगे अगली दफा कि कैसे डिराइव होगा। GDP. Now let's think about what would happen if the Federal Reserve decided to print, if we take a US focus. अब वो ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो इक्विलिब्रियम आपका आ गया, ये तब इक्विलिब्रियम आया जब आपका रियल मनी जो था वो कांस्टेंट था, रियल मनी कांस्टेंट था। ओवर हियर ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है
یہ یہاں پہ ہر لیول پہ دیر واز ایکویلیبریم ان دا منی مارکیٹ, اور جو ریئل منی تھا وہ کانسٹنٹ تھا. If the central bank or the Federal Reserve decides to print more money, so print money, and by this definition up here of our real money in the very short term, especially when we kind of put our Keynes. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو یہ پرائسز جو ہیں, کینز کیا کہتا تھا کہ پرائسز سٹکی ہو جاتی ہیں, اگر پرائسز سٹکی ہو جائیں اور جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ پیسہ چھاپ رہا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ کانسٹنٹ نہیں رہے گا, یہ چینج ہو جائے گا. اور اگر چینج ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا منی سپلائی انکریز ہو جائے گی. اگر پرائسز آر دا سیم دین منی سپلائی وڈ انکریز. اگر منی سپلائی انکریز ہو جائے تو وہ آپ کو اس کرو کا ایک شفٹ نظر آئے گا رائٹ ورڈ. Keynesian hat on, we assume in the very short term prices are sticky. So this in the very short term, this doesn't change much. If this goes up, then real money goes up, especially in the short term. Real money goes up. So if real money goes up, you're essentially increasing the supply of real money. Anytime you increase the supply of real money at any given level of demand, people are going to want to pay less for it. And so what you're going to have happening is, so at any given level of GDP, there's now more money there. So the price of that money is going to be less. The price is the real interest rate. So if the Federal Reserve, if the central bank prints money, and real money increases, we're assuming in the very short term that prices don't change because they're sticky, so real money has gone up, the price of that real money will go down at any given level of GDP. And so that would shift the LM curve down. And so we can start to see what would that do to our equilibrium interest rates and level of GDP. Well, in that situation, real interest rates, the equilibrium real interest rates clearly went down. And we also see, based on this model, some expansion of GDP. اچھا جی, تو پچھلی والی چیز سے ہمیں کیا پتا چلا؟ Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message and the word choice. اوکے, تو پچھلی چیز جو ویڈیو تھی اس کے اینڈ تک جو بات پتا چلی وہ یہ کہ اگر پرائسز کانسٹنٹ رہیں, اگر پرائسز کانسٹنٹ رہیں اور ریئل منی سپلائی بڑھ جائے, ٹھیک ہو گیا, ریئل منی سپلائی بڑھ جائے, تو ذرا پلیز لاسٹ والا اس کی ویڈیو کی آخری سلائڈ جا کے دیکھنا. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی شفٹ ہوگا ایل ایم کرو ٹوورڈز دا رائٹ. اور اگر جو ہے آئی ایس کرو میں کوئی چینج نہیں آتا تو یو ول سی این انکریز ان جی ڈی پی اور آؤٹ پٹ. یعنی یہ کہ اگر ایک تھوڑا سا انکریز کرے منی سپلائی آپ کا سینٹرل بینک, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو آن اکنامک ایکٹیویٹی. یہ کینزینس کی جو ہے یہ لاجک ہے کہ تھوڑی سی منی سپلائی اگر انکریز کریں تو وہ ایک پش دے گا اکانومی کو اور وہ اس کی جو ہے وہ بڑھے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے کمپوننٹ, یعنی کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ, یہ اگر بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوگا, آئی ایس ایل ایم ایکویلیبریم میں. Aggregate income. These are really just two ways of talking about GDP. And so we are thinking we actually want all of the points where the economy is in equilibrium, where income is equal to expenditures. And so that's why we draw that line of slope 1. That's all of the points where income is equal to expenditures, where our economy is in some type of equilibrium or in equilibrium. And then we think about planned expenditures. And planned expenditures, we've done this multiple times. یہ دیکھو یہ پھر سے آئی ایس کرو ڈرائیو کر رہا ہے گڈس مارکیٹ کا ایکویلیبریم, وہ آپ کو ریوائز کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھنا ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایس ایل ایم ماڈل ہے, آئی ایس ایل ایم کا جہاں ایکویلیبریم ہے, اگر وہ ایکویلیبریم کے اندر جو اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ انکریز کرتی ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا.
ٹھیک ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے یہ آپ کو دوبارہ سے تھوڑا سا آئی ایس کرو کی ڈیریویشن جس طریقے سے اس نے ڈرائیو کیا وہ آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ یاد کرا رہا ہے. It's equal to aggregate consumer spending, which is a function of income minus taxes, or it's a function of disposable income. And we're not saying C times Y minus T. We're saying C is a function of Y minus T. This is one way of talking about our consumption function. We assume it's linear in this video and in others, but it doesn't have to be. It could be a curve of some kind. And then we have our planned investment plus planned investment, which we're assuming that we're sitting at that our real interest rates are fixed right now. So planned investment plus government spending, and then we can even throw net exports out there if we assume that we have some type. ٹھیک ہے, یہ وہ یاد رکھو, C پلس G پلس I پلس NX, یہ ہم نے کیا کہا تھا, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے کمپوننٹس بتائے تھے, رائٹ. یہ دوبارہ سے وہ کینزین کراس بنا رہا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پلانڈ جو آپ کی ایکسپینڈیچرز ہیں اور جو آپ کی انکم ہے اوور آل ایکسپینڈیچرز جو کہ ایکول ہونے چاہیے ان دا سرکولر فلو آف, اگر سرکولر فلو آف نیشنل انکم کو دیکھا جائے, یعنی اگر مارکیٹ ساری کی ساری ایکویلیبریم میں ہو تو یہ والی جگہ بنتی ہے, لیکن ساری مارکیٹس ایکویلیبریم میں نہیں ہوتی, اس لیے Type of an open economy. And this curve, کیونکہ پلانڈ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر وہ ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو ضروری نہیں ہے کہ جو پلانڈ ایکسپینڈیچر ہو وہ اسی انسٹنس میں ہو جہاں پہ ساری مارکیٹس ایکویلیبریم میں ہیں. We need to find out that point کہ planned expenditure is equal to the expenditure which is the same as the in an equilibrium situation. یہ دوبارہ بندہ یہ اس کو کہتے ہیں کینزین کراس, کیونکہ جو کلاسیکلز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں پلانڈ اور جو آپ کی پلانڈ ایکسپینڈیچر ہے اور ریئل ایکسپینڈیچر اس میں کبھی فرق نہیں آ سکتا, لیکن کینزینز کہتے ہیں کہ اس کے اندر فرق آ سکتا ہے, تو یہ کینزین کراس دوبارہ سے بنا رہا ہے. our planned investment, this is all a review of the Keynesian cross videos. It might look something like this. And we get to our equilibrium level of GDP. And so we can also use this information, given that we were sitting here at interest rate R1, to start to at least plot one point on our IS curve. So let's draw at least 1 point on our IS curve, and hopefully you feel good about the general shape of it, and then we could think about how the IS curve might shift. So here we have real interest rates. We're trying to relate real interest rates to aggregate GDP. So we just showed that when real interest rates are sitting at R1, so if this is R1 right over here, if real interest rates are sitting at R1, we know that the aggregate level of output or income is that point right over there. So we could just drop that down. And so it is this level right over here. So when real interest rates are R1, this is our output. That is a point on our IS curve. یہ آئی ایس کرو کی ڈیریویشن دوبارہ سے دکھا رہا ہے بیسڈ آن دس کینزین کراس, اس کی ڈیریویشن دوبارہ سے دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. And so we can draw the entire IS curve, which might look something like that. That is our entire IS curve. If we kept changing this, if we kept trying this out for different real interest rates, we could plot more and more of these points along the IS curve. And this is really thinking in terms of how does if real interest rates go up, then this whole expression will go down, then this thing will be shifted down, and so we would have less GDP. Your equilibrium, if this gets shifted down, your equilibrium GDP might go over here. So at a higher real interest rate, you would have lower aggregate income. And so that's how we actually thought about plotting our IS curve. Now, with all of that out of the way, let's think about what happens when government spending goes up. Well, if government spending goes up, if this piece right over here goes up, that will shift our plan. اچھا, اب ایک چیز دیکھو کہ یہ جو آپ کا آئی ایس کرو ہے نا, یہ آپ کو دکھا رہا ہے پلانڈ انویسٹمنٹ اور پلانڈ آپ کی پلانڈ انکم
ठीक है, planned expenditures और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का आपस में ताल्लुक दिखा रहा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को. नाउ अदर देन दैट बाकी सारी चीजें, फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, बाकी सारी चीजें जो है ना वो अज्यूम की जा रही हैं कि कांस्टेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. इनिशियली जब आईएस कर्व बनाया जाता है तो उसके अंदर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन, इसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, इसको प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इनका हम जो है ना वो रिलेशनशिप देख रहे हैं गिवन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट. अब इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे होगा उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपका इनकम भी जो आपका इनकम है वो भी बढ़ेगा. ये चीज, यही चीज शो कर रही है यहाँ पे, शो कर रही है. बाकी सारी चीजें इनिशियली हमने कांस्टेंट रखी हुई थी. Planned expenditures up as well. And so your change in government spending, so change in G, it would shift this curve up. It would, let me draw that a little bit neater. It would shift this curve up and you would get to a new level of income or equilibrium level of real GDP. And that amount, we actually, this delta Y, which is this amount right over here, it's actually going to be equal to the multiplier, which is 1 minus the marginal propensity to consume, times our change in government spending. But you don't have to worry about this too much for the sake of this video. That's just a little bit of a review. But the whole reason why I'm doing this is we're saying, look, we're assuming R1 didn't change, and when we increased government spending, it shifted GDP up by that amount. So when you increase government spending, it shifted at R1, it shifted it by that amount. Well, that would be true at any of the real interest rates along the IS curve. And so in general, if you increase government spending and you're not changing any of this other stuff, then the IS curve would shift to the right. And if you decreased government spending, the IS curve would shift to the left. So with that in our toolkit now, we can think about how a change in government spending might change our equilibrium point in our ISLM model. And so let's do that. So once again, real interest rates. Here we have aggregate income or real GDP, and then we have our IS curve. Our IS curve looks something like that. And our LM curve, I will do it in magenta. Our LM curve might look something like that. And so if we have an increase in government spending, we already saw the IS curve shifts to the right. I don't want to do that in the same color. So it shifts to the right, and it might look something like that. And so if our old equilibrium real interest rate was sitting here and equilibrium income was sitting here, we saw that by increasing the government spending, our new अच्छा, अब रिवीजन देखो, आईएस कर्व को शिफ्ट करने के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हो सकते हैं चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन नेट एक्सपोर्ट्स, और change in autonomous consumption for some reason. Change in autonomous consumption for some reason can also shift. ठीक है, autonomous consumption. और इसी तरह change in autonomous यानी other than interest rate investment, उसको वो भी होती है. यहाँ पे ये वाला जो कर्व itself है वो आपको शो कर रहा है कि ये जो वो वाला component of investment which is related to R, how it relates to the GDP. ठीक है, so अगर autonomous consumption, autonomous investment, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपोर्ट, आपके नेट एक्सपोर्ट के अंदर चेंजेस आए, दैट इन दिस फ्रेमवर्क विल बी शोन एज शिफ्ट्स इन द आईएस कर्व. और यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, सो देयरफॉर वो आपको, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज की, तो दैट्स व्हाई यू कैन वेरी क्लियरली सी कि आईएस कर्व के अंदर जो है वो आपका शिफ्ट आ रहा है. आईएस कर्व के अंदर शिफ्ट आ रहा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, शिफ्ट के 4 ही रीजंस हो सकते हैं. एक ऑटोनमस कंजम्पशन, ये एक ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दैट विच इज नॉट रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको इसकी बाय द वे एक एग्जांपल बताई थी, पाकिस्तान में ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेटेड नहीं है, सीपैक
ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو آٹونومس انویسٹمنٹ کی جو ایگزامپل ہے پاکستان میں وہ سی پیک ہو سکتی ہے. اس پہ ہو سکتا ہے میں سوال دے دوں. اینیوے, تو 4 کمپوننٹس کیا, آٹونومس کنزمپشن, اسی طرح آٹونومس انویسٹمنٹ, پھر آپ کی گورنمنٹ اسپینڈنگ اور آپ کی نیٹ ایکسپورٹس. ان 4 چیزوں میں فرق اگر آئے تو اس ماڈل میں آئی ایس کرو کے اندر آپ شفٹس دیکھیں گے, اور ایل ایم کرو کے اندر بھی شفٹ ہوتا ہے. وہ اس ویڈیو میں نہیں, اسے پچھلی والی ویڈیو میں دکھائی تھی. ایل ایم کرو کے اندر کیا چیز شفٹ کر رہی ہے, فار ایگزامپل منی سپلائی انکریز ہو جائے, منی سپلائی انکریز ہو جائے یعنی کہ پرائسز چینج نہ ہو اور صرف آپ کا جو پرنٹنگ آف منی ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اس کا شفٹ نظر آئے گا. اب کیونکہ یہاں پہ جو منی کا سپلائی ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے گورنمنٹ اسپینڈنگ کا, اس کا ریلیشن شپ ہے آئی ایس میں, اس لیے ایل ایم کو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں انہوں نے کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ جو بھی چینج آ رہا ہے ان دی انکم اینڈ انٹرسٹ ریٹ, ٹھیک ہے, in the GDP and the real GDP and interest rate, that is only because of the shift in IS. New equilibrium GDP is higher and our new equilibrium interest rate is higher just by the shift to the IS curve. Now you might be saying, okay, Sal, you've been focusing on the IS curve, but does an increase in government spending, does it affect the LM curve? Does a change in fiscal policy, does that affect the LM curve? We're not talking about printing more money. We're talking about the government spending more, increasing its budget. Well, remember, the LM curve, it's driven by people's liquidity preferences at different levels of GDP. How much do they want to hold money, and how much would you have to pay for them in terms of interest for them to depart with it, or how much interest are they willing to pay to get access to money at different levels of GDP? So that's not really impacted by government spending. And it's also impacted by the money supply, by the amount of money that are out there and just general levels of prices. And you could start to think about, oh, well, doesn't government spending affect prices in the long run? But if we just hold a lot of those things constant, especially in the short term, especially if you hold prices constant, fiscal policy is not going to change the LM curve. Monetary policy. ہاں, دیکھو جی, اس کو جو ہے نا, جو جی ہے اس کمپوننٹ کو, جی کے جو کمپوننٹ کو فسکل پالیسی کا حصہ کہا جا سکتا ہے. جی جو ہے اس کو فسکل پالیسی بھی کہا جا سکتا ہے. فسکل اور مانیٹری پالیسی ہم بعد میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, مانیٹری پالیسی. سو یہ فسکل پالیسی یاد رکھ لو, یہ جو جی کا کمپوننٹ ہے اس کو فسکل پالیسی بھی کہا جا سکتا ہے. Policy, the money supply part, that could, or people's liquidity preferences could, but just government policy by itself, fiscal policy by itself, won't change it. So if we, in this model, فسکل پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے, مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک کا کام ہے. ٹھیک ہے, فسکل پالیسی گورنمنٹ کا کام, مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک کا کام. ٹھیک ہے, تو جب بھی گورنمنٹ آ رہی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے ہم فسکل پالیسی کی بات کر رہے ہیں. جب بھی آپ کی مانیٹری پالیسی کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے جو منی سپلائی کو مانیٹر کرتی ہے ایجنسی وہ سینٹرل بینک ہے. کئی ممالک میں سینٹرل بینک گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, لیکن دس از ناٹ دا وے the markets function well. Best way is when government is not controlling the central bank. اور پاکستان میں ایسا تھا کچھ عرصے پہلے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سینٹرل بینک کو کنٹرول کرتی تھی تھرو ڈفرینٹ ویز. بٹ اس کے بعد سینٹرل بینک کو پاکستان میں اٹانومی دے دی گئی ہے, وچ از سم تھنگ جو پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ ناؤ سینٹرل بینک ٹو سم ایکسٹینٹ, ناٹ 100%, but to some extent is autonomous. It can take its own decisions regarding what should be the money supply. So what the government does is it tries to work in, alongside the central bank, but it cannot directly impact the way the سینٹرل بینک فنکشنز. اور یہ یاد رکھو کہ منی سپلائی بھی اور ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے
उन दोनों चीज़ों को सेंट्रल बैंक पाकिस्तान के अंदर मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, which is not really exactly under the government, and that's the best way that these two things should not be related. Why? Because ये separate markets हैं. As you can see, ISLM curve भी आपको एक ही बात दिखाता है, वो ये कि ये opposing forces हैं. याद रखें, opposing forces का जो equilibrium होता है वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेस्ट होता है. इक्विलिब्रियम खुद ब खुद डिटरमिन होता है मार्केट्स का, ठीक है, और इक्विलिब्रियम इज in the best interest of all its different agents. ठीक है, तो ये जो IS कर्व और LM का एक फायदा ये भी है कि ये जो है ना, इट टॉक्स अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द गुड्स मार्केट एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द मनी मार्केट्स. ठीक है, तो जो ये पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो भी IS और LM कर्व्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, इट मींस दैट साइमल्टेनियसली the goods market and the money market are in equilibrium. ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि which is very beneficial for the economy overall to stay in equilibrium. ठीक है, और अब बात क्या है कि जो देखें, जो कीन्जियंस हैं, जो ये थिंकिंग जो कि अब IS और LM का कर्व आपको एक्सप्लेन करें, वो थिंकिंग आपको ये कहती है कि ये जो इक्विलिब्रियम है, विच इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन, इस इक्विलिब्रियम को हम जो है वो कोशिश करके इक्विलिब्रियम को पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, वी दैट the government and the central bank, the fiscal and the monetary policy can enable that this equilibrium can be pushed towards a higher level. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज आपको दिखा रही है कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करेगी तो कीन्जियन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि उसकी वजह से जो IS कर्व है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट, और जब वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट और LM कर्व के अंदर कोई फर्क नहीं भी आता तो भी आपको हो सकता है कि आपकी आउटपुट इंक्रीज हो जाए. नाउ क्लासिकल्स जो हैं वो इस बात को एग्री नहीं करते. वो कहते हैं कि नहीं, जो Y का मूवमेंट है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द एग्रीगेट, the movement of the point where the aggregate supply and aggregate demand meet. That should be the rate, that should be the natural level of output. उसको जो है वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए R is going to be irrelevant. R is going to be irrelevant whether you write R or whether you write price. ठीक है, अगर यहाँ प्राइस हो तो then the model would be representing aggregate demand, aggregate supply, और जब यहाँ R होगा तो फिर ये represent कर रहा होगा ISLM. वो कहते हैं कि जी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लें आप जो है वो नेचुरल जो रेट ऑफ हम जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये क्लासिकल्स कहते हैं. ये सारी जो थिंकिंग है ये कीन्जियन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं हो सकता है कि खासतौर पे जब डिप्रेशन हो या डीप रिसेशन हो उस वक्त जो नेचुरल लेवल आपका आउटपुट है उससे कम लेवल के ऊपर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही हो, तो फिर इंटरेस्ट रेट और प्राइसेस जैसी जो वेरिएबल्स हैं जिन्हें क्लासिकल्स नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी इकोनॉमी को सामने लेके जा सकते हैं, फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं. इन द लॉन्ग रन जो मॉडल क्लासिकल्स का है और जो मॉडल केन्जियंस का है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, वो जो है वो आपस में उसमें कोई क्लैश नहीं है. क्लैश सिर्फ शॉर्ट रन का है, और इन द शॉर्ट रन ये इंटरेस्ट रेट और आपके जो प्राइसेस हैं इनको इम्पोर्टेंस देते हैं सिर्फ केन्जियन. तो इसलिए जो ISLM मॉडल है ये केन्जियन थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, और यहाँ पे अगेन केन्जियंस क्या कहते हैं
केन्जियन जी सारी लॉजिक बिल्ड करके आपसे कहते हैं कि भाई आप जो है ना वो गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अगर आप बढ़ा दोगे तो शॉर्ट रन के अंदर आईएस कर्व जो है वो इस लॉजिक की वजह से, इस ये केन्जियन क्रॉस की लॉजिक की वजह से आईएस कर्व को आप राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ देखोगे। और ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है, this can also be shown on the as a shift in the IS curve। और जब हम इसको इक्विलिब्रियम में देखेंगे LM कर्व के साथ, तब भी हमें नजर आएगा एन इंक्रीज इन आउटपुट इन द शॉर्ट रन। तो यानी कि केन्जियंस की ये थिंकिंग है कि भाई गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है ऑन लेट से थिंग्स लाइक, कुछ भी हो सकती है, सब्सिडीज दे सकती है गवर्नमेंट, इसी तरह आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपकी फैसिलिटीज दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड कर सकती है। ये सारी चीजें अगर हुकूमत करेगी तो शॉर्ट रन में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन दी इनकम। अच्छा, ये तो एग्जांपल यहाँ पे तो इसने दिखाया है सिर्फ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ डायग्राम बनेगा, हो सकता है इम्तिहान में मैं आपको दे दूं कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट करके हो सकता है मैं आपको बता दूं, या आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन के साथ इंक्रीज का बता सकूं, या इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स की आपको कोई सिचुएशन बता सकूं। डायग्राम एग्जैक्टली यही बनेगा, लेकिन यहाँ जो चीज आपको 100% समझ आनी चाहिए वो ये कि every point on the IS curve, what does it show? What does it show? It shows that the goods market is in equilibrium. In other words, जो planned expenditures हैं और वही वो equal हैं, ये जो point है, जो planned expenditures हैं वो equal हैं to the overall income। ठीक है, planned expenditures are equal to overall income। Every point on the IS curve shows the interest rate at which the planned expenditures are equal to income, that interest rate। So these are the different interest rates। ठीक है, ये different points represent कर रहा है। ये points कहाँ से आए हैं? इधर से। ये इसकी derivation दिखाई हुई है। इस derivation को हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन समझ में आनी चाहिए। इसी चीज को कहा जाता है equilibrium in the goods market, whereas the LM curve is showing all those points where the money market, that is demand for money and the supply for money is equal। So ये एक equilibrium in the money market को represent कर रहा है। तो ये जहाँ पे इन दोनों का equilibrium होगा वो होगा the equilibrium between the money market and the goods market। और जब ये equilibrium achieve हो जाता है उसके बाद अगर कोई चीज शिफ्ट करती है LM को या IS को, तो हम देख सकते हैं कि whether that will increase or decrease the overall output। और यहाँ पॉइंट यही है कि अगर गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी जो है वो ऐसी हो जो एक्सपेंशनरी हो, इसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा। जब गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही होगी ताकि आउटपुट बढ़े, तो इंटरेस्ट रेट की एक अपवर्ड रिवीजन जो है उस पे ऑटोमेटिकली एक अपवर्ड रिवीजन की कोशिश हो रही होगी, जब कि वो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही हो। तो क्योंकि IS कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज व्हाई ये चीज उस पे एक अपवर्ड प्रेशर होगा ऑन द इंटरेस्ट रेट एज वेल। ठीक है, अब इस सब पे इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर जो है वो आपको मैं कराऊंगी अपने नोट से भी सेम थिंग्स को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो नोट्स के ऊपर भी बेस करूंगी, लेकिन ये तीनों 4 वीडियोस अभी तक हम कर चुके हैं। खान एकेडमी की दो मैंने इकट्ठी एक साथ की थी। सो
پچھلی والی کلاس میں بھی میں نے 2 ویڈیوز اکٹھی دکھائیں گے, اس والی کلاس میں بھی 2 ویڈیوز دکھائیں. یہ چاروں ویڈیوز مل کے بیک گراؤنڈ ویڈیوز بنتی ہیں فار اٹمپٹنگ کوسچن نمبر 6. اور کوسچن نمبر 6 کو اٹمپٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے نوٹس بھی بنائے ہیں, وہ اگین میں آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر.